So now we will study about the Hindu religion. See, हमने already various topics cover कर चुके हैं. Indus Valley Civilization, Rig Vedic period, later Vedic period. Now we will try to understand the basic tenets of Hindu religion. See, इसमें हम क्या basic terminologies study करने की कोशिश करेंगे. वेदास क्या है, उपनिषद क्या है, आरण्यकास क्या है, ब्राह्मणास क्या है. इसके बाद हम देखेंगे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू फिलोसफी. बेसिकली हम 6 हिंदू फिलोसॉफिकल सिस्टम्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे और इसी टॉपिक का फर्दर कंटिन्यूएशन होगा अदर फिलोसॉफिकल सिस्टम्स सच एज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि विच वर द फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द Vedic culture. See, Vedas क्या है? What are Vedas? See, ये जो Vedas है ये डिराइव हुआ है, इसका रूट वर्ड क्या है? इसका रूट वर्ड है विद. तो विद का मतलब होता है टू नो. तो वेदास क्या होगा? वेदास मीन्स नॉलेज. सी, आपका जो वर्ड है विद्या, ये भी इसी से डिराइव हुआ है. विद्या मीन्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. फर्दर विद्या, जो विद्या को एक्वायर करेगा वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक को बोल देंगे हम विद्वान, एक को बोलेंगे विदुषी. तो विद्वान मीन्स लर्नड मैन एंड विदुषी मीन्स लर्नड वुमेन. तो जब हम बात करते हैं नॉलेज की, तो वेदास किस टाइप की नॉलेज अपना इनकम्पास करता है? इसको बोला गया है दिस इज वेदास इनकम्पास इनफाइनाइट नॉलेज. इट मीन्स नॉलेज अबाउट एवरीथिंग. हम इसको ये क्यों बोलते हैं कि ये इनफाइनाइट नॉलेज है? इसका भी एक रीजन है. सी, जो वेदास है, वेदास को बोलते हैं दिस नॉलेज वाज गिवन बाय द गॉड्स देमसेल्व्स. तो इसको गॉड्स नॉलेज भी बोलते हैं. ठीक है. इसी की वजह से हमने देखा था कि दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि हिंदू रिलीजन में बहुत सारी टाइप्स की क्या है, डीजनरेशंस आ गई है. हिंदू रिलीजन डीजनरेट कर गया, डिके कर गया, वेरियस स्टैग्नेशंस आ गई हैं, कुरीतियां आ गई हैं, जैसे कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशंस. तो ये क्या है? दिस इज बिकॉज वी डाइवर्टेड, हमने क्या, हम डेविएट हो गए अपने वैदिक नॉलेज से. इसी की वजह से हिंदू रिलीजन में ये सारी कुरीतियां आई हैं. तो दयानंद सरस्वती बोलते हैं वेदास आर द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल नॉलेज. इसलिए इन्होंने, जब इंडियन रेनेसां चल रहा था, जब इंडियन रिफॉर्म्स टेक प्लेस कर रहे थे, जब राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और आपके दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने वेरियस रिफॉर्म्स लेके आए इंडियन सोसाइटी में. तो इन्होंने यहाँ पे अपना स्लोगन दिया था, गो बैक टू द वेदास.
ठीक है। अगर आपको इंडियन सोसाइटी का रिफॉर्म करना है तो ये जो जितनी भी सुपरस्टिशंस आए हैं, नेगेटिव प्रैक्टिसेस आए हैं, कास्ट और अनटचेबिलिटी, अगर इन सबको भूलना है तो आप अपने रूट्स पे चलिए, अपने बेसिक्स पे चलिए। आपके बेसिक्स जो हिंदू सोसाइटी का बेसिक्स आया वेदास से। तो हम बोलते हैं वेदास कंस्टिट्यूट्स द गॉड्स नॉलेज, ये गॉड की दी हुई नॉलेज है। तो गॉड की दी हुई जो नॉलेज है ये कैसे आई? सी, इस टाइम पे क्या था, वेदास में लिखा हुआ है कि जो यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, कॉस्मोस जो बना, ठीक है। तो इस टाइम पे जब गॉड ने यूनिवर्स को क्रिएट किया तो वेरियस टाइप ऑफ वाइब्रेशंस हुई। सी, जब एनर्जी रिलीज होती है तो वाइब्रेशंस आती हैं, तो इनको बोलते हैं कॉस्मिक वाइब्रेशंस। ठीक है। तो ये जो क्या है, ये कॉस्मिक वाइब्रेशंस ही गॉड्स वर्ड्स हैं, गॉड्स वर्ड्स हैं, गॉड की साउंड है ये। ठीक है। सी, अगर आप फिजिक्स में देखोगे, फिजिक्स में साउंड को कैसे डिफाइन किया जाता है? फिजिक्स में साउंड को इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस। आपकी जो साउंड है इज नथिंग बट वाइब्रेशंस। जो आपकी वोकल कॉर्ड्स हैं वो आपस में टकराती हैं और वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं, इसलिए आपकी आवाज निकलती है। ठीक है। ऐसी मटेरियल मीडियम में से डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस प्रोपगेट करती है। तो साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो ये जो ब्रह्मांड का क्रिएशन किया गया तो गॉड्स की जो वाइब्रेशंस रिलीज हुई, इट मींस द गॉड्स वर्ड्स देमसेल्व्स, ये गॉड की साउंड है। ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं ये जो गॉड्स के वर्ड्स हैं ये ही वेदास है और ये ही गॉड्स की नॉलेज है। ठीक है। तो हमें कैसे पता चला कि व्हाट डज द गॉड वांट्स टू से टू अस? ठीक है। इसमें क्या था, काफी सारे ऋषिज थे। ऋषिज को हमने देखा, दे वर मैन ऑफ इंटेलेक्ट, विजडम, नॉलेज। ठीक है। तो ऋषिज थे, उन्होंने अपनी डीप मेडिटेटिव स्टेट्स, डीप मेडिटेटिव स्टेट्स में जब मेडिटेशन से आपके ऋषिज की कॉन्शियसनेस इस लेवल तक बढ़ गई कि दे वर एबल टू डिटेक्ट दीज वाइब्रेशंस। ठीक है। तो ये जो इन्होंने वाइब्रेशंस डिटेक्ट की, इन्हीं को फिर वेदास में कंपाइल किया गया। तो वेदास क्या है? आपकी यही नॉलेज है जो ऋषिज ने ये वाइब्रेशंस को डिटेक्ट किया ड्यू टू देयर रेज्ड कॉन्शियसनेस लेवल विच हैपन ड्यू टू देयर डीप मेडिटेटिव स्टेट्स। ठीक है। अब इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस सुनना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कैपेसिटी में नहीं है, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हमने आप देखोगे फिजिक्स में पढ़ोगे, वो 20 हर्ट्ज से फिर से आ गया फ्रीक्वेंसी, मतलब वाइब्रेशन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ही वाइब्रेशन सुन सकते हैं। तो ये वाइब्रेशन सुनने के लिए आप में स्पेशल कैपेसिटी, स्पेशल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है। तो इससे हम एक चीज क्या डिराइव कर सकते हैं, ये नॉलेज कब प्रोड्यूस हुई? ये नॉलेज आपकी एवरलास्टिंग है। जैसे ही आपका ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ, यूनिवर्स और कॉस्मोस का क्रिएशन हुआ, तभी ये नॉलेज प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ये जो नॉलेज है ये इनफाइनाइट है। जैसे अपना यूनिवर्स इनफाइनाइट है, वैसे ये नॉलेज भी इनफाइनाइट है। इसलिए हमने बोला यहां पे इट इज इनफाइनाइट नॉलेज। इट अनकम्पासेस एवरीथिंग।
ठीक है, जस्ट लाइक यूनिवर्स परवेड्स एवरीवेयर, यूनिवर्स इज इनफाइनाइट, तो सेम ही ये जो नॉलेज है ये भी इनफाइनाइट नॉलेज है। तीसरा, ये जो नॉलेज है ये एक बार जब गॉड की नॉलेज हमेशा परफेक्ट नॉलेज होती है, तो दिस इज परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। और गॉड्स की नॉलेज चेंज भी नहीं होगी। वंस द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड विद द अकम्पनिंग कॉस्मिक वाइब्रेशंस, तो ये वाइब्रेशंस क्या है, ये हमेशा ही यूनिवर्स में रहेंगी, दे विल प्रोपगेट थ्रू द एंटायर यूनिवर्स, तो इट इज अनचेंजेबल। ठीक है, तो ये हमने बेसिक आपका देखा। तो ये क्या नॉलेज है, सी ये जो नॉलेज है वेदास की, इट वॉज ऑलवेज देयर, तो ये ऋषिज ने इस नॉलेज को एक्सट्रैक्ट किया है ड्यू टू देयर डीप मेडिटेटिव स्टेट्स। तो ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज किस फॉर्म में रिसीव हुई, ये नॉलेज साउंड की फॉर्म में रिसीव हुई, तो इसलिए वेदास को आप क्या बोलते हैं, श्रुति नॉलेज, जो सुनाई दिया है, श्रुति नॉलेज। ठीक है, ये आपका हो गया बेसिक कि वेदास है क्या। अब हम फर्दर ये जानने की कोशिश करेंगे कि नॉलेज कितनी टाइप्स की हो सकती है। ठीक, तो सी नॉलेज क्या होती है, दो टाइप की होती है। एक नॉलेज है जो कि हमने देखा यहीं पे वेदास, दैट इज द नॉलेज ऑफ द गॉड्स। दूसरी नॉलेज होगी जो कि ह्यूमंस क्रिएट करेंगे, पीपल क्रिएट करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट करेंगे। तो हमने क्या देखा, नॉलेज इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज विच इज क्रिएटेड, ठीक है। सेकंड नॉलेज इज परसीव्ड, तो जो नॉलेज क्रिएट की गई है वो आपके ह्यूमन बीइंग्स ने क्रिएट की है। ह्यूमन बीइंग्स ने कैसे क्रिएट किया है, अपनी बुद्धि का, अपनी माइंड का, इंटेलेक्ट का और इंटेलिजेंस का यूज करके। जैसे कि हमने देखा एग्रीकल्चर की नॉलेज क्रिएट गई कि एग्रीकल्चर कैसे प्रैक्टिस करने हैं, क्या क्या टूल्स होने चाहिए, टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमने मास स्केल पे प्रोडक्शन किया, प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है। इसमें रेडियो का आविष्कार हुआ, टीवी, एयरक्राफ्ट्स, सैटेलाइट्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स, ये क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। साथ के साथ हम देखेंगे कि खाली यही नहीं, आपकी ह्यूमन माइंड ने और कैसी नॉलेज क्रिएट की, हमने क्या क्रिएट किया, सोशल सिस्टम्स क्रिएट किए, पॉलिटिकल सिस्टम्स क्रिएट किए वेरियस टाइप के। हमने वेरियस टाइप ऑफ नॉर्म्स, रूल्स, स्टैंडर्ड्स, बिहेवियर, सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये हमने वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन, डूज एंड डोंट्स ले डाउन किए। सो दिस इज ऑल द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। तो जो ह्यूमन माइंड की नॉलेज है, इट इज चेंजेबल, चेंज हो सकती है, ठीक है। हम देखेंगे कि जैसे पॉलिटिकल सिस्टम्स चेंज होते रहते हैं, कभी ऑटोक्रेसी, कभी डेमोक्रेसी। सिमिलरली आपका रेडियो आया, पहले आपका नॉर्मल रेडियो था, अब तो आपका डिजिटल रेडियो भी है, टीवी वेरियस टाइम्स पे इवॉल्व हुआ है। तो दिस इज ऑल चेंजेबल नॉलेज। दूसरी नॉलेज है परसीव्ड नॉलेज। परसीव्ड क्या है
कि जो नॉलेज वो ऑलरेडी थी, अब ये जो ऑलरेडी जो नॉलेज लाई कर रही है, जैसे वैदिक नॉलेज है, ये ऑलरेडी थी यूनिवर्स में, इसको एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, तो दिस इज गॉड्स नॉलेज। तो ये ह्यूमन बीइंग्स ने इसको अपने सुपीरियर कॉन्शियसनेस लेवल्स का यूज करके ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो नॉलेज है, इसको परसीव किया है। तो इसमें किस टाइप की नॉलेज आ सकती है? हमने देखा वेदास जो ऋषिज ने कंपाइल किया, साथ साथ हम ये देखेंगे कि रामानुजम आपके बहुत बड़े इंडियन मैथमेटिशियन थे, ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन। वो क्या बोलते हैं कि उनकी ड्रीम्स में, सो ड्रीम्स रिप्रेजेंट अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उनके ड्रीम्स में क्या है, मां आती थी। जो मदर गॉडेस है, जिनको हम पूछते हैं, शेरा वाली माँ, दुर्गा माँ, ये माँ आती थी और ये वेरियस मैथमेटिकल इक्वेशंस रिवील करती थी, ठीक है। तीसरा हमने देखा एल्बर्ट आइंस्टाइन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन is more important than knowledge। तो कुछ जो इन्होंने अपनी थियरीज दी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बिना किसी एक्सपेरिमेंट्स को किए हुए दी, बस वो सोचते रहते थे, बैठे रहते थे, इमेजिन करते रहते थे। उनका माइंड इस लेवल पे एक्ट कर रहा था, उनकी कॉन्शियसनेस इस लेवल पे एक्ट कर रही थी, जो है वो इंफॉर्मेशन परसीव कर पा रहे, इंफॉर्मेशन रिसीव कर पा रहे थे यूनिवर्स से। तो इन्होंने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। साथ साथ हम देखेंगे मास एनर्जी इक्वेशन जो थी, अब मास एनर्जी इक्वेशन का, मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये आपस में इंटरचेंजेबल है। ये तब तक का कंसेप्ट ये था, अपना जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने ये कंसेप्ट जब तक ये फॉर्मुलेट नहीं कर पाए थे, उनको आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या थी, एक ब्रेक ग्राउंड था, मतलब इन्होंने क्या रेवोल्यूशनलाइज कर दिया आपका जो फिजिक्स थी। तो फिजिक्स ऑल्सो ब्रिंग्स यू क्लोजर टू गॉड। ये काफी सारे बड़े बड़े फिजिसिस्ट हैं, वो बोल चुके हैं कि आप जब फिजिक्स पे इतने सुपीरियर लेवल पे पहुंच जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप गॉड के पास भी पहुंच जाते हो। आप क्या है, वेरियस रिलीजियस फिलोसफीज में बिलीव करना स्टार्ट कर देते हो, बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ कनेक्ट और ओवरलैप। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो ये बताने का मतलब यही था कि द वैदिक नॉलेज इज अ परसीव्ड नॉलेज, इट वाज ऑलरेडी देयर इन द यूनिवर्स। अब हम पढ़ेंगे वेदास के बारे में। सी वेदास आपके 4 वेदा है। फर्स्ट वन इज ऋग्वेदा। ऋग्वेदा क्या कंस्टिट्यूट करता है, ऋग्वेदा में वेरियस हिम्स हैं, हिम्स है, भजन्स है, ठीक है। इनको सुक्ता भी बोलते हैं, सुक्ताज, दैट इज वेल सेड। एंड दीज हिम्स आर डेडिकेटेड टू वेरियस गॉड्स, डेडिकेटेड टू वेरियस गॉड्स। हमने देखा कि जो गॉड्स की इंपॉर्टेंस है, हिरार्की जो क्रिएट की गई है आपकी ऋग्वेदा में,
वो डिपेंडेंट है कि सबसे ज्यादा हिम्स किस गॉड को डेडिकेट किए गए हैं। तो सबसे ज्यादा हिम्स हमने देखा कि ऋग्वेदिक सोसाइटी में लॉर्ड इंद्रा को डेडिकेट किए थे। तो लॉर्ड इंद्रा को सबसे सुप्रीम माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट गॉड माना जाता है। साथ ही साथ हमने देखा कि गॉड अग्नि को भी डेडिकेट किए गए हैं, वरुण को भी डेडिकेट किए गए हैं वेरियस हिम्स। तो ऋग्वेदा इज ऑल अबाउट हिम्स। सेकंड वेदा आपका सामवेद। सामवेदा में क्या है, ये जो ऋग्वेदा से आप हिम्स उठाओ और इसके साथ आप टोन और म्यूजिक ऐड कर दो, ठीक है, हिम्स के साथ। आपकी जितनी भी सेरेमनीज होती है, बर्थ राइट्स, मैरिज सेरेमनीज, ठीक है, और अलग अलग टाइप के जितने आप यज्ञ करते हो, तो उसमें जो आपके पंडित जी होते हैं, जो ब्राह्मण है, जो ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट है, वो क्या है, एक लय में एक ताल लेके, आपका एक टोन लेके आप हिम्स को प्रोनाउंस करते हैं, चैंट करते हैं हिम्स को। तो यहां से आपका सामवेद में आपका इन चीज का मेंशन है, टोन का, म्यूजिक का। तो आपका जो म्यूजिक है, इंडियन म्यूजिकल सिस्टम आपका सामवेदा से ही इमर्ज किया है। तीसरा वेद आपका यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में रिचुअल्स का मेंशन किया गया है। इन सब वेदास में आपके हिम्स भी मिलेंगे, लेकिन ये ज्यादातर हिम्स आपके ऋग्वेदा से डिराइव्ड है। इनमें इंडिविजुअल अपने अलग हिम्स भी हैं, लेकिन इनमें मेन फोकस यजुर्वेदा में क्या है, रिचुअल्स पे है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि ये जब हिम्स है, इस हिम्स के साथ रिचुअल्स भी किए जाएंगे। आप जब यज्ञ करते हो तो जो सैक्रिफाइस करते हो उसमें आप वेरियस रिचुअल्स करेंगे। ठीक है, रिचुअल्स मतलब आप ऑफरिंग्स करना, राइस की, मिल्क की, कर्ड की। फिर डिफरेंट रिचुअल्स ये भी कहते हैं कि किस भगवान को किस टाइप का खाना अर्पित कर सकते हैं, किस भगवान को किस टाइप की ऑफरिंग्स अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें है। यजुर्वेदा में आपके रिचुअल्स हैं, सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज हैं। लास्ट वेद आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है, कुछ जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो हिंदू रिलीजन के बड़े बड़े आचार्य हैं, वो अथर्ववेद को आपका वेदास का पार्ट नहीं मानते हैं। ठीक है, कई जगह मानते हैं, कई जगह नहीं मानते, लेकिन जनरली हम अथर्ववेद को वेदास में इंक्लूड करके चलते हैं। तो टोटल वेदा हो गए आपके 4। अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में वेरियस टाइप्स ऑफ मैजिकल स्पेल्स हैं, चार्म्स हैं। ठीक है, इनसे क्या होगा, इनसे आपका ये एंटर करेंगे तो आपके जो इविल फोर्सेस हैं, स्पिरिट्स हैं, डिजीज है। उस टाइम पे डिजीज को कैसे इंटरप्रेट किया जाता था, सी आपका जो आज के टाइम पे जिसको हम बोलते हैं ओझा, तो ओझा क्या करता है, ओझा क्या करता है, डिजीज इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एन इविल फोर्स और एन इविल स्पिरिट एंटरिंग योर बॉडी। तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, आप इसको रिमूव कैसे करेंगे, मैजिकल स्पेल्स और चार्म्स का यूज करके, आप झाड़ फूक यूज करके। ठीक है, हम वेरियस टाइप ऑफ एमुलेट्स पहनते हैं, ताबीज पहनते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर अथर्ववेदा। साथ के साथ हम ये देखेंगे कि ये जो अथर्ववेदा है ये किस कल्चर से आया, ये नॉन आर्यन कल्चर से आया, इसलिए इसको कुछ जो है आपके बड़े बड़े रिलीजियस पंडित्स हैं वो इसको अथर्ववेद को वेदा का पार्ट नहीं मानते हैं, लेकिन वी विल कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ द वेदास। तो नॉन आर्यन जो कल्चर था वहां से ये आपका इसको अकोमोडेट किया है आपको हिंदू फिलोसॉफिकल सिस्टम में, और उसका कल्मिनेशन है आपका द कंपाइलेशन ऑफ अथर्ववेदा। ठीक है,
अब हम एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमने जस्ट देखा कि वेदास वर परसीव्ड बाय द ऋषिज इन देयर डीप मेडिटेटिव स्टेट्स. सो वैदिक नॉलेज वाज ऑलवेज देयर. तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे हिंदुइज्म, आपका वैदिक हिंदुइज्म का कंपेयर करेंगे अलग अलग रिलीजन्स के साथ, कि ऐसा वैदिक हिंदुइज्म में क्या डिफरेंट है जो बाकी रिलीजियस सिस्टम्स में नहीं है. जैसे अब अब्राहमिक रिलीजन्स के साथ कंपेयर करेंगे. आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो गया क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म के साथ. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वेदास है ये पार्ट आपका फॉर्म करते हैं श्रुति लिटरेचर ऑफ हिंदू फिलोसॉफिकल सिस्टम्स. जो बाकी रिलीजन है जैसे अब्राहमिक रिलीजन है उसमें क्या है, आपकी नॉलेज गॉड themselves revealed their knowledge to the prophets. ठीक है, to the messengers. तो जब रिवील हुई और जिस टाइम पे ये रिवील हुई तो फिर इन्होंने मैसेंजर्स ने अपना प्रीच किए नॉलेज टू द पीपल. तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि दिस नॉलेज वाज रिवील्ड. ठीक है, रिवील्ड मतलब इस रिलीजन की कहीं ना कहीं बिगिनिंग होगी जब ये रेवोल्यूशन हुआ. तो इसलिए हम कहीं ना कहीं बिगिनिंग ट्रेस कर सकते हैं. जैसे हमने टाइमलाइन पढ़ी तो हमने ईरा ऑफ क्रिश्चियनिटी, इमर्जेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी देखा. 0 पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से हम देखते हैं कि वहां से आपका क्रिश्चियनिटी का राइज हुआ. सिमिलरली हम देखेंगे 5th-6th सेंचुरी एडी में आपका फिर इस्लाम का राइज होगा. तो इनका बिगिनिंग पॉइंट है. ठीक है, लेकिन वेदास का क्या बोला जाता है कि दिस नॉलेज वॉज ऑलवेज देयर. ठीक है, तो इसका कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है और जस्ट लाइक यूनिवर्स इज इनफाइनाइट तो इसका कोई एंडिंग पॉइंट भी नहीं है. तो इसको क्या बोला जाता है, दिस इज इटर्नल नॉलेज. तो ये नॉलेज फाउंडेशन इटर्नल नॉलेज है. तो ये किस टाइप के रिलीजन की फाउंडेशन होगी, इटर्नल रिलीजन की फाउंडेशन करेगी जिसकी कोई बिगिनिंग और एंडिंग नहीं है. इसलिए वैदिक हिंदुइज्म, हिंदू धर्म को क्या बोला जाता है, सनातन धर्म. एक कंसेप्ट ये हो गया आपका. सेकंड कंसेप्ट हम ये देखेंगे कि ये जो नॉलेज है, अब ऋषिज आए, मल्टीपल ऋषिज आए. ठीक है, उन्होंने इस नॉलेज को एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द यूनिवर्स. दे परसीव्ड दिस नॉलेज फ्रॉम द यूनिवर्स. तो ये जो ऋषिज हैं अब ये ट्रांसमिट करेंगे इस नॉलेज को अक्रॉस वेरियस जनरेशंस. तो ये क्या बनेगा, व्हेन दिस नॉलेज इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस वेरियस जनरेशंस, तो ये क्या बनाएगा, इट विल कंस्टिट्यूट द हिंदू ट्रेडिशन. तो गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू आपकी वैदिक नॉलेज पास डाउन होगी. तो आपका जो ऋषि है वो अपने मल्टीपल डिसाइपल्स को ये नॉलेज देगा. फिर ये डिसाइपल्स फर्दर आपकी नॉलेज पास ऑन करेंगे. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंस दिस नॉलेज इज बेस्ड ऑन साउंड, श्रुति नॉलेज है, तो ये जो मैनर ऑफ इंपार्टिंग इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शंस कैसे इंपार्ट होंगी. These instructions will be imparted in the form of vocal, oral फॉर्म में ट्रांसमिट होंगी.
ठीक है, क्योंकि आपकी जो नॉलेज ही है वो इट इज बेस्ड ऑन साउंड, इट इज बेस्ड ऑन वाइब्रेशंस। तो आपका गुरु क्या करेगा, आपके शिष्य को वेदास की नॉलेज कैसे करेगा, हर एक वर्ड का सही उच्चारण होना चाहिए। सही उच्चारण होगा तभी आप उस टाइप की फ्रीक्वेंसी, उस टाइप की वाइब्रेट क्रिएट कर सकते हो। तो हर एक वर्ड को ये तोड़ेगा वेरियस सिलेबल्स में। जैसे मेरा नाम है आकाश, तो आकाश को मल्टीपल सिलेबल्स में तोड़ सकते हैं, आकाश। तो मल्टीपल सिलेबल्स में हर एक वर्ड को तोड़ा जाएगा। और ये जो है, जैसे ये वर्ड टूटा, अब इसको मल्टीपल टाइम्स मेमोराइज किया जाएगा। तो ऐसे आपके बड़े बड़े सेंटेंसेस मेमोराइज किए जाएंगे। तो जो ये आपका डिसाइपल आया, इसके पास सेम एग्जैक्ट नॉलेज होगी। एग्जैक्ट नॉलेज हम क्या बोल रहे हैं, बिकॉज आप साउंड की सेम साउंड, सेम उच्चारण, एग्जैक्ट उच्चारण, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं करोगे तो आपकी नॉलेज लॉस्ट हो जाएगी। बिकॉज आप जो प्राइमल जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो कॉस्मिक वाइब्रेशंस हैं, उनको रीजनरेट नहीं कर पा रहे हो। तो सिमिलरली फिर ये ऐसे पास ऑन होती रहेगी। तो इसलिए क्या बोला गया कि ये नॉलेज कहीं ना कहीं एक्यूरेट होगी, क्योंकि इसमें नो स्कोप फॉर डेविएशन, देयर इज नो स्कोप फॉर डेविएशन। ठीक है, कोई स्कोप ही नहीं है डेविएशन का। सेकंड, हम ये देखेंगे कि ऐसा लगता है कि जैसे इट्स लाइक अ टेप रिकॉर्डर, कि आपने आपकी साउंड कभी पहले 5000 6000 साल पहले कैप्चर की गई हो और सेम साउंड आप आज के टाइम पे रिपीट कर रहे हो। इट्स लाइक अ टेप रिकॉर्डर बिकॉज द फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस आर प्रिजर्व्ड। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो ये जो जिस हिसाब से ये जो नॉलेज ट्रांसमिट हो रही है, इसको बोले गुरु शिष्य परंपरा और स्पिरिचुअल लीनिएज। इसको उस ऋषि की स्पिरिचुअल लीनिएज बोलेंगे। जैसे हम एक चीज ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो वन ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द ऋग्वेदा मल्टीपल मंडल्स और वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है। तो एक वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन, एक वॉल्यूम की नॉलेज किसने जनरेट की थी, आपकी भारद्वाज ऋषि की फैमिली ने। फैमिली मतलब स्पिरिचुअल लीनिएज, गुरु शिष्य परंपरा। ठीक है, तो ये मल्टीपल ऋषिज आए, मल्टीपल लीनिएजेस आए, आपकी बहुत ही वास्ट नॉलेज, आपकी ऋग्वैदिक नॉलेज अक्यूमुलेट हो गई। अब इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था कि ये जो नॉलेज अक्यूमुलेट हुई है इसको सिस्टमेटाइज किया जाए, कंपाइल किया जाए। तो ये वास्ट नॉलेज को कंपाइल करना मल्टीपल सोर्सेज से, ये किसने किया, आपके कृष्ण देवपायन ऋषि थे। इन्होंने इस नॉलेज को कंपाइल करके आपका वेदास को, ठीक है, वेदास को फाइनली, बिकॉज दिस नॉलेज वाज स्कैटर्ड, तो एक जगह कंपाइल करके वेदास का जो क्रिएशन किया आपका कृष्ण देवपायन ऋषि ने किया। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं वेद व्यास। ठीक है, तो ये हो गए आपके बेसिक्स। इसमें हम एक चीज और देखेंगे कि जो साउंड है आप उसको टेक्स्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट ढंग से नहीं कर सकते, तो यहां पे कुछ ना कुछ आपका मीनिंग या लॉस्ट हो जाएगा, कुछ डेविएशन आ जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि जो वेदास इन द रिटन फॉर्म, इनको मेयरली पैराफ्रेज किया गया है, ओरिजिनल एग्जैक्ट सेंटेंसेस नहीं है, दीज आर मेयर पैराफ्रेजेस, बिकॉज व्हाट इज साउंड कैन नॉट बी एग्जैक्टली और एक्यूरेटली डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। तो यहां पे आपका वेदास क्या है,
हमने ये जान लिया। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो हमने देखा कि वेदास का सबसे पहले सिस्टमेटाइजेशन कंपाइलेशन किसने किया? वेद व्यास ने। स्कैटर्ड नॉलेज थी ये। अब हम दूसरी चीज ये देखेंगे कि इन जो है वेदास को फर्दर हम और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं नॉलेज का। तो नेला आपके जो वेदास हैं उनको हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। सो वेदास कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड। तो ये जो सब डिविजन्स होंगी, ये जो नॉलेज होंगी, ये भी वेदास का ही पार्ट है, वो भी वेदास ही है, लेकिन हम उसका सब डिविजन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी फिजिक्स है, फिजिक्स का आपका मल्टीपल सब डिविजन्स हो जाती हैं। आपकी ये कोई क्वांटम फिजिक्स होगी, ठीक है, एक होगी क्लासिकल फिजिक्स होगी। तो सिमिलरली आपका ऐसे ही हम सब डिविजन देखेंगे वेदास का। सी वेदास क्या है? इनका 4 हिस्सों में, 4 भागों में तोड़ा गया वेदास का। 4 सब डिविजन्स हैं। एक आपकी संहिताज, ठीक है। एक हो गया आपका ब्रह्मणाज, एक हो गया आपका आरण्यकाज, और आपका लास्ट हो गया उपनिषद। तो ये चारों के चार आपका वेदास का पार्ट है। तो इसको हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि सी संहिताज क्या है। संहिताज क्या है? आपकी टेक्स्ट है। इसमें क्या है? टेक्स्ट है। जो आपका जैसे ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा को आपको टेक्स्ट की फॉर्म में जो कंपाइलेशन होगा उसको बोलेंगे ऋग्वेदिक संहिता। ऋग्वेदिक संहिता। इसमें क्या मिलेंगे आपको? वर्सेस मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता। ऐसी आपकी सामवेद संहिता। जो आपका मेन वैदिक टेक्स्ट है वो आपका यहां पे होगा। तो ऋग्वेदिक संहिता में क्या होगा? ऋग्वेदिक वर्सेस ऋग्वेदिक हिम्स मिलेंगे। यजुर्वेद संहिता में आपको वेरियस टाइप ऑफ वर्सेस मिलेंगे जो कि कनेक्टेड है टू रिचुअल्स। ऐसी सामवेद और ऐसी अथर्ववेद, ठीक है। ब्रह्मणाज क्या है? सी ब्रह्मणाज क्या है? ब्रह्मणाज का जो मतलब आया है वो आया टू ब्रह्मन से। ब्रह्मन का मतलब होता है टू एक्सपेंड, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका? ब्रह्मणाज में एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट? एक्सप्लेनेशन ऑफ योर हिम्स। जो आप रिचुअल्स है उनका एक्सप्लेनेशन है। चैंट्स और मंत्रस जो आप अकंपनी करते हो विद रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस, इनका एक्सप्लेनेशन है। व्हाट डू वी मीन बाय एक्सप्लेनेशन? सी जो वर्सेस लिखे गए हैं वो बेसिकली जैसे 2 लाइनर्स की फॉर्म में लिखे गए हैं। तो आपको कोई भी एक पोएम की 2 लाइन है, अब उसमें क्या है? उसका मीनिंग होगा कुछ। आप संस्कृत में 2 लाइन पढ़ते हो तो उसको आप एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसको मीनिंग आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मीनिंग है, जो इस पे कमेंट्री हुई है, वो आपकी ब्रह्मणाज में हुई है। तो रिचुअल्स है, रिचुअल्स का भी कुछ मीनिंग है कि ये रिचुअल हम क्यों कर रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, मीनिंग क्या है इसका। तो यहां पे आप उनको फर्दर एक्सपेंड करोगे तो ये क्या है? आपकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। 2 लाइन को आपने पैराग्राफ्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया। तो दीज आर ब्रह्मणाज। तो आपका इसमें क्या है? सोशल सिग्निफिकेंस भी हो सकता है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी हो सकता है।
सो दीज आर ब्राह्मणास, सो दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ वेदास, क्योंकि ये वेदास को ही आप एक्सप्लेन कर रहे हो. व्हाट आर अरण्यकास? सी अरण्यकास क्या है? अरण्यकास को क्या बोलते हैं? ये वर्ड आया आपका अरण्य से. अरण्य मतलब फॉरेस्ट. तो ये वो जो टेक्स्ट है जो फॉरेस्ट में लिखे हुए हैं ऋषिज ने, दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉरेस्ट टेक्स्ट. ठीक है, तो ये भी आपका फर्दर एक्सप्लेनेशन है आपका वेदास का. जैसे हम देखेंगे कि यहां पे तो हमने देखा कि ये सिंपल टेक्स्ट है और ये इनका एक्सप्लेनेशन है. अब इसको हम फर्दर, इस नॉलेज को फर्दर ग्रो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल रिचुअल है, रिचुअल का सिग्निफिकेंस क्या होगा? खाली सोशल और रिलीजियस ही होगा? क्या पता उसके पीछे कुछ डीप सिंबॉलिक मीनिंग हो, कुछ फिलोसॉफिकल मीनिंग हो. तो उसका फर्दर एक्सपेंशन आपका फिलोसॉफिकल मीनिंग जानना, तो दैट वो क्या है, आप फॉरेस्ट में कर सकते हो जहां पे आपको सोलिट्यूड मिलेगा, जहां पे आप मेडिटेशन कर सकते हो. तो ये क्या है, आपकी नॉलेज को, सी नॉलेज देखिए कैसे एक्सपेंड कर रही है, यहां से यहां तक आपकी नॉलेज ग्रो कर रही है. ठीक है, तो यही जो है इन्हीं का फर्दर एक्सपेंशन है, फर्दर एक्सप्लेनेशन है, दैट इज डीप और सिंबॉलिक मीनिंग. ठीक है, लास्ट है उपनिषद. उपनिषद को वेदांता भी बोला जाता है. इसको बोला जाता है दिस इज द अल्टीमेट थॉट, अल्टीमेट और एपेक्स ऑफ थॉट. मतलब आपका जब थॉट का ये कल्मिनेशन है, ये एपेक्स है, इससे बड़ी नॉलेज कुछ हो ही नहीं सकती. तो आपकी नॉलेज ग्रो हो के एक्सपेंड होके यहां तक पहुंची है. दिस आर द फाइनल थॉट्स. तो वेदांता को सबसे रैशनलिस्ट फिलोसफी माना गया है. वेदांता को अभी भी जो पूरे ऑल ऑफ द वर्ल्ड इट इज सेलिब्रेटेड, रिकॉग्नाइज्ड, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बिकॉज दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ ह्यूमन थॉट. यहां पे आपके ह्यूमन थॉट प्राइम पे होगा. So this is nothing but your further explanation of your ऋग्वेदिक और अदर वैदिक टेक्स्ट. तो इसीलिए हर एक वेदा का, जैसे ऋग्वेदा संहिता है, ठीक है, तो इसका ब्राह्मणा कौन सा होगा? इसमें एक ब्राह्मणा भी होगा. जैसे ऋग्वेदिक संहिता का हो गया आपका ब्राह्मणा ऐत्रेय ब्राह्मणा. ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे यजुर्वेद संहिता का ब्राह्मणा कौन सा होगा? एक शतपथ ब्राह्मणा. शतपथ ब्राह्मणा सबसे लार्जेस्ट, सबसे वॉल्यूमिनस आपका कंपाइलेशन है. फर्दर ऐसी तैत्रीय ब्राह्मणा होगा, तो तैत्रीय आपका अरण्यक का होगा और तैत्रीय उपनिषद भी होगा. सो ये आपका नॉलेज देखिए, नॉलेज का इवोल्यूशन, नॉलेज की ग्रोथ कैसे हो रही है आपकी. ठीक है, क्योंकि वैदिक नॉलेज है बड़ी ही क्रिप्टिक नॉलेज है, उसको डिसाइफर करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसको ग्रो करना पड़ता है, तो उसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं. इसलिए आपकी फाइनल कल्मिनेशन आपका वेदास का उपनिषद के साथ होगा. उपनिषद इज मेनली अबाउट फिलोसफी, फिलोसफी का प्राइम. अब हम ये देखेंगे ये जो दो हैं आपके संहिताज और ब्राह्मणाज, संहिताज और ब्राह्मणाज, दिस रिप्रेजेंट एक्शन. मतलब आप पहले यहां पे टेक्स्ट को लर्न करते हो और फिर इसी टेक्स्ट को आप फर्दर इंप्लीमेंट करते हो थ्रू रिचुअल्स. यू आर इंप्लीमेंटिंग दिस थ्रू रिचुअल्स इन योर डे टू डे लाइफ. ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्शन. तो इसलिए इसको बोलते हैं कि संहितास और ब्राह्मणास आपका वेदा का कर्म कांड, आपका कर्म कांड में आते हैं ये आपके, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट एक्शन. क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपका
यहाँ पे पर्पस क्या है, नॉलेज गेन करके मल्टीपल सैक्रिफाइसेस रिचुअल्स कंडक्ट करना टू प्लीज और प्लेसेट द गॉड्स। ये रिचुअल्स भी वेरियस टाइप के हो सकते हैं, अभी जस्ट हम देखेंगे। जबकि यहाँ पे आपकी फर्दर नॉलेज ग्रो हो रही है, तो ये आपका क्या होगा, नॉलेज का फर्दर इवोल्यूशन है, फाइनल और अल्टीमेट इवोल्यूशन है। तो ये आपका फॉर्म करेगा आपका जनन या ज्ञान, ज्ञान कांड। ठीक है, नॉलेज, ये नॉलेज रिप्रेजेंट करता है और वो एक्शन रिप्रेजेंट करता है। सी इस एक्शन में भी ये एक्शन तभी होगा जो उसमें नॉलेज होगी, लेकिन प्राइम फोकस क्या होगा, ये नॉलेज आप एक्शन के लिए कर रहे हो, बट दिस नॉलेज इज प्योरली फॉर नॉलेज पर्पस। ठीक है, इससे आप इस नॉलेज को गेन करके आप इतना ज्ञान अटेन कर सकते हो कि आपका फर्दर मोक्ष और सैल्वेशन आपको मिल सकता है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो 4 अलग अलग सब सिस्टम्स है, सब क्लासिफिकेशंस आपकी वेदास की, ये फर्दर डिवाइडेड है आपकी 4 स्टेजेस। सी इन हिंदुइज्म देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, 4 आश्रम है आपके लाइफ के। तो जो सबसे पहला आश्रम है वो आपका है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ। If you want to live your life well, your life phases should be divided into 4 parts. तो सबसे फर्स्ट पार्ट हो गया आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। ये आपका क्या है, इट रिप्रेजेंट्स गुरुकुल, जहां पे आप लर्निंग के लिए जाते हो। तो इसमें आप क्या सीखते हैं, आप वेदास सीखते हैं। ठीक है, तो ये नॉलेज को गेन करना, बेसिक नॉलेज, बेसिक वैदिक नॉलेज, सारी संहितास को लर्न करना। ये आपका ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है, गुरुकुल में लर्निंग होती है वेदास की। वेदास की मतलब संहितास की। ठीक है, अब इसको ब्रह्मचर्य आश्रम इसलिए बोला गया, एक तो इट इज एसोसिएटेड विद लर्निंग। तो यहाँ पे 3 से 16-18 की एज में जो अडल्ट हैं और प्यूपिल हैं, ये इसमें लाई करते हैं इस आश्रम में। ठीक है, जैसे हमारा स्कूलिंग सिस्टम है तो उसको हम ब्रह्मचारी आश्रम से लिंक कर सकते हैं। प्लस इसमें आपका क्या होता है, सेक्सुअल एब्सटिनेंस, ब्रह्मचार्य। ठीक है, प्लस आपका एक्सरसाइज और बेसिक मेडिटेशन। एक्सरसाइज और बेसिक मेडिटेशन और ये सब क्या है, ये आपके एनर्जी को कंजर्व करके रखते हैं, आपके एनर्जी को सही डायरेक्शन में, सही जगह चैनलाइज करते हैं। और चैनलाइज का होगा आपका लर्निंग की तरफ। सो दिस कंस्टिट्यूट्स योर ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या है, ये जो आपका बेसिक है, संहिताज और इनके बारे में आप लर्न करेंगे। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम आपका संहिताज के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे ब्रह्मणास। ब्रह्मणास के साथ एसोसिएटेड आपका सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ। सेकंड स्टेज ऑफ योर लाइफ कौन सा है, सेकंड आश्रम कौन सा है, दैट इज योर गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में क्या है, आपकी जो भी ड्यूटीज हैं आपकी सोसाइटी की तरफ, फैमिली की तरफ, नेशन की तरफ, ये सारी की सारी आप ड्यूटीज आप अपनी क्या करते हैं, इन ड्यूटीज का फुलफिलमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका गृहस्थ आश्रम है। इसमें क्या है, सोसाइटी की तरफ आपको करनी है तो आप मैरिज करके आप प्रोक्रिएशन करेंगे, चिल्ड्रन करेंगे। ठीक है, फैमिली की तरफ आप अपनी वाइफ की देखरेख करना, बच्चों की देखरेख करना, बूढ़े माँ बाप की देखरेख करना। सो दीज आर योर धर्मा, दीज आर योर ड्यूटीज, दीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप डिस्पैच करते हैं। ठीक है, जैसे राजा है, राजा ने यहाँ पे क्या बेसिक लर्निंग की आपका गुरुकुल में, आश्रम में, आर्चरी सीखी, आपका विजडम गेन किया, वेदास किया, इंटेलेक्ट किया। तो जो आपका जो राजा है, इस नॉलेज को फर्दर
यहाँ पे क्या करेगा, इस नॉलेज को, ये जो नॉलेज है इसको प्रैक्टिस में लेके आएगा। ही विल गवर्न, ही विल प्रोटेक्ट। तो इसके लिए क्या चाहिए होगी, ब्रेवरी, स्किल्स, विजडम। तो यहां पे जो लर्न किया वो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस में लेके आएंगे, दैट इज गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम आपका ब्रह्मणास के साथ रिलेटेड है। गृहस्थ आश्रम ब्रह्मणास के साथ रिलेटेड क्यों है, क्योंकि आप इसमें वेरियस काइंड ऑफ रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे, वेरियस काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करेंगे। जैसे जैसे राजा है, राजा अपना एक्सपेंशन के लिए कौन कौन सा हमने देखा, अश्वमेध सैक्रिफाइस फॉलो करेगा, राजसूया, वाजपेय सैक्रिफाइस। ठीक है, तो यहां पे राजा का धर्म क्या है वो यहां पे फॉलो करेगा। और ये जो धर्म है इसको फॉलो करने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज इन्हीं सैक्रिफाइस, इन्हीं रिचुअल्स को आप डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप गॉड्स को इन्वोक नहीं कर पाओगे, आप अपनी ड्यूटीज और धर्म को ढंग से आप निभा नहीं पाओगे। तो ऐसी आपका गृहस्थ आश्रम है, उसमें जो फैमिली होल्डर उसकी भी वेरियस टाइप उसको सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे आपका ऑफ स्प्रिंग है, बच्चों की कामना के लिए सैक्रिफाइस परफॉर्म करना। तो सैक्रिफाइस के थ्रू क्या है, आप ऑफरिंग करते हो टू गॉड्स। ठीक है, फिर गॉड्स प्लीज होके आपको वरदान देते हैं। तो ये सारे के सारे आप सैक्रिफाइसेस अपने गृहस्थ आश्रम में परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए जो आपकी ब्राह्मणा स्टेज है आपकी गृहस्थ आश्रम से लिंक्ड है। तीसरा हो गया आपका अरण्यकाश के साथ लिंक्ड है। आपका तीसरा आश्रम है वनप्रस्थ आश्रम, योर थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो वनप्रस्थ आश्रम में क्या है, आपने अपनी सारी ड्यूटीज परफॉर्म कर ली। इसके बाद क्या है, यू विल आइसोलेट योरसेल्फ, यू विल मूव टू द फॉरेस्ट। वहां पे जाके आप मेडिटेशन करोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, प्राणायाम करोगे। तो इनके थ्रू क्या आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, आपका माइंड लेवल्स बढ़ेंगे। ठीक है, ये जो आप कंसंट्रेशन कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, तो इसके थ्रू आप क्या है और डीपर नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिचुअल्स हैं, सी रिचुअल्स को तो आप ब्रह्मणास में डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इनसे क्या होगा, रिचुअल से इनसे क्या होगा, आपका मेंटल प्योरिटी, डिसिप्लिन बनेगा जब आप डे टू डे रिचुअल्स करेंगे। ठीक है, अब ये जो रिचुअल्स हैं इनके पीछे सिंबॉलिक मीनिंग भी है, डीप मीनिंग भी है, जिसको बोलते हैं रहस्य। क्योंकि अगर वेदास में कुछ रिचुअल्स लिखे गए हैं तो इसके पीछे कुछ डीप सिंबॉलिक मीनिंग है। तो इसको जानना, फर्दर नॉलेज को एक्वायर करना, उसको डीकंस्ट्रक्ट करना, दैट विल हैपन इन सॉलिट्यूड, इन फॉरेस्ट, आइसोलेशन, मेडिटेशन। ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, आसनास, वेरियस फिजिकल एक्सरसाइज, तो ये सब आप करोगे। ठीक है, तो आपने क्या है, और सत्य की, ये आप सत्य की खोज में, सत्य इज नथिंग बट सर्च फॉर द ट्रूथ, वो कहां से होगा, आप नॉलेज के थ्रू होगा। तो उसकी तरफ आप प्रोग्रेस करते जा रहे हो। तो आपका फाइनल कल्मिनेशन क्या होगा, उपनिषद में। ठीक है, उपनिषद क्या है उसको हम जस्ट जानने की कोशिश करेंगे, उपनिषद का क्या मतलब है। तो ये जो फाइनल उपनिषद है ये आपका लिंक्ड है फोर्थ स्टेज ऑफ योर लाइफ, दैट इज संन्यास आश्रम। इसमें क्या है, फाइनल रिनंसिएशन होगा, वर्ल्ड का त्याग कर दिया जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पे कंटेम्पलेशन भी होगा। आपने पिछले 2 स्टेजेस ऑफ लाइफ में क्या क्या गलतियां करी हैं उनको रिडीम करना, उनमें कंटेम्पलेट करना, उनको आयरन आउट करना। तो इसमें फाइनल रिनंसिएशन होगा, यहाँ पे आप एस्थेटिक बन जाओगे। और ये जो आपने नॉलेज गेन की है इतने लंबे प्रोसेस के बाद, अपने सारी वेदास पढ़ के 4 प्रोसेस के थ्रू आप गए हो, तो ये जो फाइनल इवोल्यूशन होगा, फाइनल जो थॉट होगा, इसको आप फर्दर क्या है, जब सन्यासी बन जाओगे तो आप क्या है, आप वर्ल्ड में ही रहोगे, आप अमंग द सोसाइटी रहोगे और ये जो नॉलेज है इसको फैलाओगे। ठीक है,
ये आप डिस्ट्रीब्यूट करेगा नॉलेज, बाकियों को भी ये सारा ज्ञान बांटेंगे। तो ये आपका फाइनल संन्यास आश्रम की स्टेज में होगा। सो दिस स्टेज इज लिंक्ड टू उपनिषद्स। अब हम देखते हैं कि उपनिषद क्या है। उपनिषद जो है मल्टीपल उपनिषद है, 200 से ज्यादा उपनिषद है, ठीक है। लेकिन प्राइम जो उपनिषद है, जो शंकराचार्य ने पढ़े हैं, जिनको उपनिषद माना गया है जब तक कंपाइल थे, बाकी बाद में कंपाइल, वो टोटल 11 ही है। हमने जस्ट देखा ऐत्रेय उपनिषद, ठीक है, ऐसी मांडुक्य उपनिषद होगा। तो हम उपनिषद को डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उपनिषद वर्ड का मतलब क्या है। जो उपनिषद वर्ड है वो फर्दर 3 चीजों का बना हुआ है। एक है उप, एक है नी और एक है सद, ठीक है। सद का मतलब होता है सिट, बैठना, ठीक है। नी का मतलब है टोटैलिटी, इन टोटैलिटी। उप का मतलब है नियरनेस, नियर। तो उपनिषद का मतलब है, जो लिटरल मीनिंग है, इट मीन्स टू सिट नियर इन टोटैलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसके पास बैठेंगे, टू सिट नियर गुरु। जो आपकी वेदांता की नॉलेज है, जो उपनिषद की नॉलेज है, गुरु जो था खाली उन्हीं डिसाइपल्स को देता था जो उनके प्रिय डिसाइपल्स थे, ठीक है, जो एबल थे, जिनमें कैपेबिलिटीज थी। तो कैपेबिलिटीज थी जिन डिसाइपल में, कैपेबिलिटी मतलब इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, मॉरल कैपेबिलिटी जिनमें थी, ठीक है। जिन्होंने इतना विजडम, इतनी नॉलेज ऑलरेडी गेन कर चुके हैं गुरु के अंडर कि दे डिजर्व टू सिट नियर द गुरु, ठीक है। गुरु के पास बैठ के गुरु जो है इनको फर्दर जो फाइनल जो ह्यूमन थॉट की जो है, फाइनल जो कल्मिनेशन प्राइम ह्यूमन थॉट का उपनिषद की नॉलेज आपको डिसाइपल्स को देगा, ठीक है। तो नियर से एक तो होता है कि जो उनके प्रिय शिष्य है उनको पास बिठा के देना, या फिर दूसरा ये है कि सिंस दिस इज रहस्य, ये एक सीक्रेट नॉलेज है जो हर कोई डिजर्व नहीं करता है, हर कोई वो समझ नहीं पाएगा। तो खाली ये रहस्य जो आपके जो डिजर्विंग डिसाइपल्स हैं उन्हीं को दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका उपनिषद। तो अब हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज वेदास की पढ़ ली है।